नमस्कार, प्लस 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो गया है यूपी यूके बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार दौरे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, कुंभ मेले और कांवड़ यात्रा को लेकर राज्यपाल ने की मीटिंग। जिलाधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। 24 जून को होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारी का लिया जायजा। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मसूरी में नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन का शुभारंभ, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया उद्घाटन। पीएम और सीएम धामी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है प्रदेश। 2027 में होने वाली जाति जनगणना को लेकर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद। आदि सूचना जारी करने पर मोदी सरकार का जताया आभार, कहा जाति जनगणना निष्पक्ष होनी चाहिए। अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह डामकोठी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने कांवड़ यात्रा, कुंभ मेला और जनपद में संचालित विभिन्न कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। राज्यपाल ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा जनपद टिहरी में महिलाओं का एनीमिक सर्वे कराने सहित किए गए विभिन्न कार्यों की प्रशंसा करते हुए निर्देश दिए कि उसी तर्ज पर हरिद्वार के चहुमुखी विकास हेतु नवाचार के कार्य किए जाए। उन्होंने सरकार के फ्लैगिंग कार्यक्रमों की ऑन ग्राउंड प्रेजेंटेशन तैयार कराने का टास्क जिलाधिकारी को दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे, एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान 24 जून को होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। यूपी के हापुड़ में एक पिता और बेटा एक साथ पुलिस में भर्ती हो गए। दरअसल दोनों साथ में लाइब्रेरी में जाते थे और पढ़ाई करते थे। उनकी मेहनत रंग लाई और दोनों का सिलेक्शन हो गया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में विश्व के सबसे बड़े पुलिस बल यूपी पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जहां पिता और बेटे दोनों को एक साथ अमित शाह और सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र दिए, जिसके बाद से परिजनों में खुशी का माहौल बना हुआ है। कहाँ से के रहने वाले हैं? मैं यूपी गाजियाबाद यहाँ हापुड़ का रहने वाला हूँ। उधरमपुर नगला गाँव है मेरा। जैसे कि देखा जा रहा है कि आपने पहले भी सेवा दी है जी, और फिर दोबारा सेवा में आ गए हैं जी। तो आपको कैसा महसूस? मैं आर्मी से रिटायर हूँ सर। तो आर्मी से रिटायर होने के बाद मैं अप्लाई करा हूँ ये फॉर्म। तो जैसे कि आपका बेटा भी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में आ गया और आप भी पुलिस में आ गए हैं दोबारा। जी जी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कितना गर्व हो रहा है? ये हमको बहुत गर्व हो रहा है कि हम एक साथ सेलेक्ट हुए बाप बेटा। ये तो मैं पहले आर्मी में जॉब करता था। आर्मी के जॉब करने के बाद मैं यूपी इसके साथ ही मैंने कोचिंग करी है साहब। तो गांव वालों को, हापुड़ वालों को कितना हर्ष महसूस हो रहा है? सभी मेरे को बधाई दे रहे हैं, सब फोन कर रहे हैं कि बाप बेटा चयनित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं दूसरी तरफ हापुड़ में रहने वाली 2 बहनों का भी सिपाही बनने का सपना साकार हुआ है। इस दौरान दोनों बहनों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि पुलिस में रहकर देश की सेवा करेंगे। सर, मेरा नाम नेहा है, पोस्ट हापुड़ है हमारे और ग्राम निजामपुर है। हम कल लखनऊ गए थे। योगी आदित्यनाथ जी ने हमें जॉन लेटर दिया था। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि 60,244 किसी भी निष्पक्षता से पूरी हुई है ये भर्ती, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर, हमारे पापा जी 2021 में उनकी डेथ हो गई थी, उनके कैंसर था, तो हमारी मम्मी नहीं पाला था। हमारी मम्मी कहती थी कि जब नौकरी लग जाएगी बहुत खुशी होगी, यार तुम मेहनत करो। फिर हमने मेहनत भी करी, दोनों ने। पापा नहीं थे तो खेत का भी संभाला, घर का भी करा और पढ़ाई भी करी इसके साथ साथ। मुझे बहुत खुशी है। योगी आदित्यनाथ को बार बार धन्यवाद करती हूँ। जैसे आपको नौकरी मिली है तो आपकी माता जी कितनी खुश हैं और परिवार वाले कितने खुश हैं? बहुत खुश है क्योंकि सर हम वो हैं, हमारे खानदान में लड़के तो लगे हुए हैं पर लड़की कोई नहीं है। सर, हमारे खानदान में पहले लड़की है, हम दोनों लगे हुए हैं। तो दोनों बहनें एक साथ पुलिस में जा रही हैं आप? हाँ जी तो आपको सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर हमें। आपका? मेरा नाम तो प्रभा है। हम निजामपुर से रहने वाले हैं, हापुड़ जिले के। कल हम लखनऊ गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की
उन्होंने हमें नियुक्ति पत्र दिया है। हमें बहुत ही खुशी हो रही है। हम दोनों सगी बहनें हैं, हमारा दोनों का नंबर आया है। हम 2021 में हमारे पापा जी की डेथ हो गई थी। जो कुछ किया हमारी मम्मी ने किया है, यहाँ तक हमें संघर्ष किया है। अब योगी जी ने 60,244 से भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती निकाल कर हमारे बहुत ही एकदम निष्पक्षता से ये भर्ती पूरी हुई है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। आपके परिवार वाले कितने खुश हैं? आपकी माता जी जो हैं, गांव वाले जो लोग हैं, आपके रिश्तेदार कितने खुश? सब बहुत ही खुश हैं। हमारे परिवार में हम सब रिश्तेदार गांव में बहुत ही खुश है कि हमारे राजपूतों में हम राजपूत हैं, हम पहली लड़की हैं जिनका नंबर आया है हमारे इधर से। तो हमारे क्या कहना चाहेंगे सूबे के मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को? हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत ही दिल से आभार करना चाहते हैं कि हमारे मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चमासारी खेतवाला गांव में सोमवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जहां उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गांव में नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन का विधिवत लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश पीएम और सीएम धामी के नेतृत्व में लगातार विकास की ओर अग्रसर है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आज मेरे द्वारा 16 लाख की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण यहाँ पर किया गया है। इस अवसर पर CHR मद से एक कंपनी द्वारा 8 करोड़ रुपये यहाँ पर दिए गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है जब ये यहाँ पर लगेगा, ये इस गांव का कायाकल्प होगा। आज ऐसे हमने 3 सामुदायिक भवन यहाँ पर बना दिए हैं, क्योंकि ये सड़कें, नालियाँ, गलियाँ बनती रहती हैं, लेकिन ये ऐसे काम जो हैं काफ़ी लंबे तक जनता को उसका लाभ देते हैं। इसके लिए मैं यहाँ के ग्राम प्रधान जी को, जो लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हीं के माध्यम से यहाँ की समस्याओं को जानकारी मिलती है। मुझे याद है जब मैं इस क्षेत्र में आया था, यहाँ पर सड़कों की हालत बहुत ख़राब थी, यहाँ पर सामुदायिक भवन नहीं थे, शौचालय नहीं थे। आज हमारी सरकार ने, जो जनता की सरकार, जनता के द्वार के नारे को लेकर काम करती है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हर एक गांव को छूने का प्रयास किया है, वहाँ पर विकास कार्य किए हैं। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस पे भी कहीं ना कहीं आपने हमला बोला है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार कांग्रेस के, देखिए, कांग्रेस, मेरे से पहले यहाँ पर मुझे बताया गया, मैंने लोगों से सवाल पूछा, 10 साल कांग्रेस के विधायक रहे। वो इसलिए यहाँ पर नहीं आते थे कि यहाँ पर वोट कम है, लेकिन हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम सेवा की राजनीति करते हैं। यही कारण है कि आज भाजपा केंद्र में सरकार चला रही है, प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार चला रही है, और आज जो पंचायत के चुनाव होने हैं उसमें भी भाजपा की सरकार बनने वाली है। ग्राम्य विकास के द्वारा, जिसमें डबटेलिंग करके 5 लाख रुपए मंत्री जी ने अपनी विधायक निधि से और 11 लाख रुपए हमने मनरेगा से डबटेल करके ये शानदार सामुदायिक भवन बनाया है। और जो आज ग्रामीणों को हमने इसका लोकार्पण किया है, इसका उद्घाटन किया है। और साथ ही मेरी पंचायत में भारत CSR जो मुंबई से है, उनके द्वारा आज कम से कम 8 करोड़ की योजनाओं का मेरे यहाँ शिलान्यास किया है और कुछ योजनाओं का लोकार्पण किया है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे गांव में जो सार्वजनिक लाइटें हैं, हाई मास सार्वजनिक लाइटें हैं, जिनकी लगभग एक लाइट की कीमत कम से कम 1 लाख रुपए होगी। तो आप लगा लीजिए 12 लाइट ही लगी है, अभी 12 लाख रुपए यही हो गए। और जो 250 लाइट और लग रही है, तो आप लगा लीजिए कि मतलब मेरा गांव का शायद ही कोई मजरा ऐसा बचेगा कि जो रात को रोशनी में, लोगों से निवेदन करता हूं कि आप रात को मेरे गांव घूमने आइए। प्रधान जी, सड़क बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पर, क्योंकि अब मोटर मार्ग नहीं था और लगातार सड़क का भी निर्माण हो रहा है। बिल्कुल, आप जैसे देख रहे हैं कि इस टाइम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हैं, वो रात दिन ग्रामीण क्षेत्रों, चाहे शहरी क्षेत्रों और ग्रामीणों, आपने देखा होगा कि इतने कम हैबिटेशन में शायद ही कोई बहुउद्देशीय भवन बनाता है या कोई भी विकास का। इस रोड पे आप पुल से जहाँ से आप आए होंगे, इस रोड के एंड तक सारा काम यहाँ पे माननीय मंत्री जी के सहयोग से किया गया है। तो जब हमारा नेतृत्व ऐसा हो, हमारे ऐसे मंत्री हो, तो निश्चित ही हमारा भी दायित्व बन जाता है कि अपने गाँव को चहुमुखी विकास की ओर जोड़ना है। मसूरी में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर के बंद होने के बाद आवारा कुत्तों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय निवासियों में चिंता बढ़ गई है।
इस समस्या को लेकर मसूरी नगर पालिका परिषद की सभासद जसबीर कौर ने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी रजनीश डोबरियाल को उनके कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें एबीसी सेंटर को फिर से खोलने की मांग की गई है। यहाँ पर एबीसी सेंटर था जो लगभग 3-4 वर्ष पहले यहाँ पर खोला गया था और उसके लिए पैसा कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए पैसा आया था और 2-2.5 करोड़ की लागत से वो एबीसी सेंटर वहाँ पर बनाया गया था, जो 1-2 वर्ष तक चला, जिसमें डॉक्टर आते थे और कुत्तों की नसबंदी का कार्य करते थे। परंतु आज वो बंद पड़ा है। कारण ये है कि वहाँ पर कूड़े के ढेर पड़े हैं, क्योंकि जो बायोमीथेन प्लांट है वो भी बंद हो चुका, एमआरएफ सेंटर जो वहाँ चल रहा है वो भी ख़त्म ही है और कूड़ा इतना है वहाँ पर कि वो पूरा जो एबीसी सेंटर है उसमें कूड़ा भरा हुआ है। हमारी डॉक्टरों से भी बात हुई, वो कहते हैं कि हम वहाँ पर किस तरह आके कुत्तों के ऑपरेशन करें, क्योंकि वहाँ कूड़ा ये रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। तो मैंने आज अधिशासी अधिकारी को ये ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द वहाँ से कूड़ा हटवाया जाए, क्योंकि जो जनता है बहुत परेशान है, स्थानीय लोग भी और टूरिस्ट भी कुत्तों से बहुत परेशान है। और कुत्तों के लिए नियम ये बना रखा है कि आप कुत्तों को हटा नहीं सकते, उनका सिर्फ आप उनकी नसबंदी करके उनको वापस उसी जगह पे आपने छोड़ना है। तो आज कुत्तों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि आप जिस गली में भी जाइए आप देखिए कम से कम 20-20, 30-30 कुत्ते वहाँ पर हैं और वो पर्यटकों पर भी हमला कर रहे हैं और इधर वो बच्चों को, जो स्थानीय लोग हैं उनको भी, कई लोगों को वो काट चुके हैं। तो इस कारण मैंने आज ये ज्ञापन दिया है कि वो सेंटर जल्द से जल्द खुले और वहाँ पर कुत्तों की नसबंदी हो, ताकि कुत्तों की तादाद जो है हमारे शहर में कम हो सके। देखिए, पूर्व बोर्ड की तो बात मत करिए ना, क्योंकि जो वर्तमान है आप उसकी बात करिए, क्योंकि आज हमारे बोर्ड को 6 महीने हो गए चलते हुए। तो हम हमारे शहर में हमारी जो नगर पालिका है वो सिर्फ हमारे पास एक सफाई, कूड़ा और क्या है हमारे पास। अगर हम वो भी नहीं कर पा रहे तो हम क्या कर पाएंगे। अतिक्रमण के तो आप हाल देख ही रहे हैं, वो तो क्या है, कैसा चल रहा है। वो तो अब सीज़न ख़त्म होने के कगार पर है, परंतु जो कूड़ा है हम कूड़ा निस्तारण भी नहीं कर पा रहे, तो हम फिर कर क्या रहे हैं। हमारी नगर पालिका क्या कर रही है, मुझे खुद इस चीज़ में शर्म आ रही है कि हम अगर कूड़े का हल नहीं निकाल पा रहे इस शहर से, क्योंकि पहले कूड़ा यहाँ से देहरादून भेजा जाता था, अब वहाँ भी बंद हो गया। अब पता नहीं कहाँ, गाजियाबाद, हरिद्वार हमें बताया जा रहा है, कहाँ ट्रक जा रहे हैं। यहाँ पर कम से कम 3 करोड़ रुपए लगाकर यहाँ बायोमीथेन प्लांट लगाया गया था, आज वो भी बंद पड़ा है। पूर्व पालिका अध्यक्ष द्वारा, अनुज गुप्ता द्वारा लगाया गया था, वो चला ही नहीं है प्लांट। अरे लगाया गया था तो ये देश भी तो पूर्व में बसाया गया था, गांधी जी द्वारा आज़ाद कराया गया था। तो क्या हम इस देश को छोड़ दें कि गांधी जी आज़ाद करा के गए थे, तो हम इस देश को फिर गुलाम कर दें? अब जो पूर्व में कर गए, तकनीकी खराबी आई है उसमें ठीक कराओ। 3 करोड़ रुपए की लागत उसमें लगी हुई है, 3 करोड़ रुपए खर्च हो रखा है, तो उसको क्यों नहीं ठीक कराया जा रहा है? क्या कारण है? या तो बोल दो कि भाई वो ठीक नहीं हो सकता, कि उसका दूसरा आप कोई और किसी जगह पे देखिए कि वो कहीं और उस प्लांट को लगाया जाए, फिर शासन से पैसा मंगाया जाए, जी हमारा ये प्लांट खराब हो चुका है, नया प्लांट लगाओ। फिर बार पूर्व में जो हो गया। अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने जाति जनगणना को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश में जाति जनगणना कराने के लिए सबसे पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने बल दिया था और उसका समर्थन अन्य नेताओं ने भी किया था। जाति जनगणना पर समाजवादी पार्टी हमेशा बल देती रही है, तो वहीं अवधेश प्रसाद ने अधिसूचना जारी होने पर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जाति जनगणना निष्पक्ष होनी चाहिए और उसमें जो आंकड़े तैयार किए जाएं वो धरातल वाले आंकड़े होने चाहिए। अगर आंकड़े सही नहीं आए तो जाति जनगणना कराने का कोई मतलब नहीं होगा। अधिसूचना जारी होने के संबंध में इस देश में जातीय जनगणना कराने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने बल दिया है तो हमारे नेता जो आज दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। उसका समर्थन देश के अन्य नेताओं ने भी किया था और जातीय जनगणना पर समाजवादी पार्टी हमेशा बल देती रही। अधिसूचना जारी हुई, इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जातीय जनगणना निष्पक्ष होनी चाहिए और जातीय जनगणना में जो आंकड़े तैयार किए जाएं वो धरातल वाले आंकड़े हों। फर्जी आंकड़े करने से, जातीय जनगणना करने से जो इस देश के वंचितों को, पीड़ितों को, गरीबों को
आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज़ादी का फल नहीं मिला। अगर आंकड़े सही नहीं आए तो जातीय जनगणना कराने का कोई अर्थ नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि जातीय जनगणना बड़ी निष्पक्षता के साथ और अच्छे ढंग से बिना किसी प्रेजुडिस भाव से किया जाएंगे, तभी इसका सम्मानित सभी देशवासियों को फल मिलेगा। लालकुआं में बीते दिन सालों में पूर्व रेलवे प्रशासन की ओर से नगीना कॉलोनी से हटाए गए लोगों ने अपने पुनर्वास की मांग को लेकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया, साथ ही अपना आक्रोश जताया। आक्रोश जताते हुए सीएम के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है, जिसमें उन्होंने जल्द पुनर्वास न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश उत्तराखंडी ने कहा कि सभी लोग उक्त कॉलोनी में लगभग 40 से 50 सालों से निवास करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मकानों और घरों को तोड़ा गया, उनके अधिकांश लोग गरीब वर्ग के हैं, तो वहीं घर टूटने के चलते उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और लोग इधर उधर किराए पर रहने को मजबूर हैं। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया गया लालकुआं तहसील में, इसका जो मुख्य उद्देश्य था 2022-23 में जो है नगीना कॉलोनी में हमारे हजारों गरीब परिवारों को सरकार के द्वारा जो है रेलवे के कहने पर उजाड़ दिया गया। आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर है, 2011 में मेरे द्वारा तहसील लालकुआं में जो है 12 दिन का आमरण अनशन किया गया था। उस आमरण अनशन के बाद हमारे जो है तत्कालीन जो एसडीएम साहब उप जिलाधिकारी महोदय थे, उनके द्वारा लिखित में इन्हें रेलवे में बैठे हुए गरीबों के पुनर्वास और इनके जो है पुनर्वास की मांग को लेकर के उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था 11/9/2011 में कि इन गरीबों का जो है रेलवे के द्वारा उजाड़े जाने से पहले इनका पुनर्वास किया जाएगा। इसके लिए उनके द्वारा कहा गया था कि राजस्व भूमि लालकुआं में नहीं है, लेकिन हम वन भूमि में जो है इनको बसाने का प्रयास करेंगे। तो आज उसी मांग को लेकर के हमारा जो है स्थानीय विधायक भी हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी भी आए थे, उनको भी हमने अवगत करा दिया है और सरकार को भी हमने जो है तहसीलदार महोदय लालकुआं के द्वारा ज्ञापन भेज दिया गया है कि तत्काल जो है इन गरीबों के पुनर्वास की सरकार यदि व्यवस्था नहीं करती है तो फिर हम जो है इन गरीबों के लिए अपने आमरण अनशन से लेकर के पुनः जो भी हमको जो है धरना प्रदर्शन से लेकर के जो भी मूवमेंट करना पड़ेगा, अपने प्राण भी यदि हमको इन गरीबों के लिए देने पड़ेंगे, हम तो जो है पीछे रहने के लिए तैयार हैं। कहीं इतने तैयार नहीं है, हम जो है गरीबों के लिए अपनी जान भी दे देंगे और हम चाहते हैं कि इनका पुनर्वास हो। सरकार ने आश्वासन दे रखा है 2011 में। नगीना कॉलोनी जो तो तोड़ी गई है 2023 में, 28 मई को तोड़ा गया, 2022 28 मई को, और नगीना कॉलोनी जो पूरा उजाड़ दिया गया है। तो उनके बारे में हमें धरना प्रदर्शन करना है और हमको अभी भी कोई मिलने का कोई आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ पे हमें आवाज़ उठाना पड़ा है। तो हमारा जो पुनर्वास होना चाहिए। हमारे घर गरीब मतलब किराए में रहने के मजबूर हैं, क्या खाएंगे, क्या किराए देंगे, कैसे अपने बच्चे पालेंगे। तो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। यहाँ तो ऐसा हो रहा है बेटी मारो और बेटी को पढ़ाओ नहीं बेटी को मारो, ऐसा हो रहा है। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के मगनपुर स्थित नवस्थापित केंद्रीय विद्यालय में आज से प्रवेश प्रक्रिया विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। विद्यालय प्रशासन द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के लिए निःशुल्क प्रवेश फॉर्म वितरित किए गए। फॉर्म प्राप्त करने हेतु बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य रखा गया है। सभी प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन माध्यम से की जा रही है। फॉर्म प्राप्त करने और जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून 2025 दोपहर 2 बजे तक निर्धारित की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।